प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी घटनाओं की। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट जनरल के अधिवेशन की, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब फ्रांस के शासक ने नए कर लगाने चाहे तो लोगों ने मांग की कि पहले स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए और इसीलिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना स्वीकार किया गया। और इसी के तहत 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ। इसके सदस्यों की संख्या 1200 के आसपास थी, जिसमें 308 पादरी, 285 कुलीन और 631 जनसाधारण के प्रतिनिधि थे। पादरियों के प्रतिनिधियों में लगभग 20 साधारण पादरी थे, जिनकी सहानुभूति तीसरे वर्ग यानी जनसाधारण के साथ थी। इसे सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों को जबरदस्त बल मिला। 16वें लुई के सुझाव के अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधि अपने साथ शिकायतों का स्मृति पत्र यानी केहियर लेके आए थे। उन केहियरों में उनकी शिकायतें मनमानी तथा अनियंत्रित शासन व्यवस्था से संबंधित थी। सबकी मांग थी कि एक संविधान बनाया जाए, इसके द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए, राजा और जनता के अधिकार निश्चित कर दिए जाएं और संविधान को सभी पर समान रूप से लागू किया जाए। स्पष्ट है कि इस समय तक क्रांति की भावना किसी के मन में नहीं थी। 5 मई को लुई 16वें ने जो उद्घाटन भाषण दिया, उसमें उसने संविधान अथवा सुधारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसका पूरा जोर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्टेट जनरल को आर्थिक स्थिति को सुधारने के ऊपर था, जिसके लिए उसने स्टेट जनरल को बुलाया था। राजा को विश्वास था कि स्टेट जनरल उसे नए करों की स्वीकृति प्रदान कर शांतिपूर्वक अपना अधिवेशन समाप्त कर देगी। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि स्टेट जनरल का अधिवेशन क्रांति का प्रत्यक्ष कारण बन जाएगा। राजा की गलती यह थी कि उसने उन लोगों को एक साथ बैठने का अवसर दे दिया जो सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारना चाहते थे। उसने विशेषाधिकार प्राप्त पादरी और कुलीन वर्ग को बिना किसी अधिकार वाले साधारण वर्ग के सामने खड़ा कर दिया। इसके अलावा अधिवेशन के समय उसके पास न तो कोई स्पष्ट योजना थी और न निर्देश देने का दृढ़ संकल्प। स्टेट जनरल 3 सदनों वाली संस्था थी: कुलीन श्रेणी का सदन, पादरियों का सदन और तीसरे वर्ग का साधारण सदन। परंपरा के अनुसार प्रत्येक सदन बहुमत से निर्णय लेता था, परंतु पूरे सदन के निर्णय को केवल एक मत माना जाता था, यानी कुलीन श्रेणी का एक मत, पादरियों का एक मत और तीसरे वर्ग का एक मत। किसी भी नियम या प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 2 सदनों का बहुमत आवश्यकता है, यानी कि अगर किसी भी विषय पर कुलीन और पादरी वर्ग का बहुमत हो गया तो तीसरे वर्ग का कार्य अटक जाता था और होता भी यही आया था। आबे साइस नामक एक प्रमुख विधिवेत्ता ने अधिवेशन के पूर्व एक पुस्तिका छपवाकर स्टेट जनरल के सभी सदस्यों में बांटी। इस पुस्तक में यह सवाल उठाया गया कि तीसरा सदन क्या था। उसने स्वयं ही पुस्तक में उत्तर भी दिया। यह लगभग सब कुछ था, फिर भी इसका कोई महत्व नहीं था।
यह पूरे राष्ट्र का पर्याय था, फिर भी राष्ट्र की सरकार से इसे अलग रखा गया था। आबे साइज के विचारों का सदस्यों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखिए मतदान संबंधी विवाद हुआ। 16वें लुई ने अपने उद्घाटन भाषण के बाद तीनों सदनों को अलग अलग रूप से कार्य करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप एक गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ। प्रश्न यह था कि प्रत्येक सदन का एक वोट हो अथवा प्रत्येक सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार हो। सभा में 3 सदन हो अथवा एक। कुछ पादरी और कुलीन सदस्य पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, क्योंकि उससे उनका बहुमत सिद्ध होते उनका कार्य सिद्ध हो जाता था। लेकिन तीसरा सदन उनके इस विशेषाधिकार को समाप्त करने पर अड़ा हुआ था। बिना उचित रूप से संगठित हुए स्टेट जनरल कोई काम नहीं कर सकती थी और इस विवाद को सुलझाए बिना किसी प्रकार का संगठन असंभव था। दुर्भाग्यवश इस नाजुक स्थिति में सरकार ने कोई विस्तृत कार्यक्रम नहीं रखा। राजा ने भी अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना की और अवसर हाथ से निकल जाने दिया। 6 मई को यह संघर्ष शुरू हुआ, जो जून के अंत तक चलता रहा। सर्वसाधारण के प्रतिनिधि इस बात पर निर्णय कर चुके थे कि पादरी और कुलीनों के साथ बैठकर ही अधिवेशन करेंगे। केवल एक ही सदन होगा और उस सदन के प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होगा, न कि एक वर्ग का एक वोट। 5 सप्ताह तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। वे पादरी और कुलीनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर अधिवेशन करने के लिए बराबर आमंत्रित करते रहे, यद्यपि दूसरी तरफ से उन्हें हमेशा प्रतिकूल जवाब मिलता रहा। 28 मई को पेरिस के प्रतिनिधि भी स्टेट जनरल में सम्मिलित हुए। उनमें बेली और आबेसाइस सबसे प्रसिद्ध थे। उनके आगमन से सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का उत्साह दुगना हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय सभा। आबेसाइस की सलाह से 13 जून को पादरियों और कुलीनों के पास अंतिम बार निमंत्रण भेजा गया और ये कह दिया गया कि वे न भी आए तो काम शुरू कर दिया जाएगा। 3 पादरियों ने उनके सभा भवन में प्रवेश किया और कहा, बुद्धिमानी की मशाल के प्रकाश में सर्वसाधारण के कल्याण की भावना तथा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के कारण हम अपने साथी नागरिकों एवं भाइयों में सम्मिलित होने आए हैं। उनका शानदार स्वागत किया गया। दूसरे दिन 9 अन्य पादरी प्रतिनिधि सम्मिलित हो गए। 17 जून को तीसरे सदन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने आप को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया। यह स्पष्ट रूप से एक क्रांतिकारी कदम था। 19 जून को पादरियों ने गंभीर वाद विवाद के बाद सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनमें सम्मिलित होने का निश्चय किया। इससे राष्ट्रीय सभा की स्थिति मजबूत हो गई। कुलीनों की सभा बिना किसी निर्णय के भंग हो गई। अब देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ। 20 जून को कुलीनों एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभाव में आकर लुई 16वें ने तीसरे वर्ग के सदन यानी सभा भवन में ताला लगवा दिया।
जब तीसरे सदन के सदस्य हमेशा की तरह सभा भवन में बैठने गए तो उन्हें द्वार पर ताला मिला और सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात। सदस्यों को यह कहा गया कि एक विशेष समारोह की तैयारी के लिए सभा भवन में मरम्मत करवानी है। सदस्यों को कहीं न कहीं अपना अधिवेशन करना जरूरी था, अतः समीप में ही एक विशाल भवन था जो टेनिस खेलने तथा घोड़े की सवारी के लिए काम में लाया जाता था। मिराबो और आबे साइस के सुझाव पर सभी प्रतिनिधि उस भवन की तरफ गए, वहीं अपना अधिवेशन किया। इसीलिए इसको टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। वहाँ उन्होंने शपथ ली कि वह अपनी बैठक जारी रखेंगे और एक संविधान बनाकर छोड़ेंगे। इतिहास में यही घटना टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से विख्यात है। कुछ विद्वान क्रांति का प्रारंभ इसी घटना से मानते हैं, क्योंकि स्टेट्स जनरल के केवल एक सदन ने एक तरफा कार्यवाही के द्वारा अपने आप को राष्ट्रीय महासभा में परिवर्तित करने के पश्चात अब संविधान बनाने की घोषणा कर दी थी। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन। तीसरे सदन की कार्यवाही से राजा चिंतित हो गया और उसने 23 जून को तीनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई। इस बैठक में राजा ने घोषणा की कि अभी हाल ही में तीसरे सदन ने जो कार्य किए हैं वो अवैध और असंवैधानिक हैं। उसने तीनों सदनों को पुनः अलग अलग बैठकें करने को कहा और इसके बाद सभा भवन से चला गया। कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों ने भी तुरंत सभा कक्ष खाली कर दिया। ये एक तरह से कुलीन वर्गों की विजय थी, अतः उनके चेहरों पर विजय की मुस्कान थी। इसी समय सरकारी उत्सवों के अध्यक्ष ब्रेजे ने आकर साधारण वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, जो वहाँ बैठे हुए थे गुमसुम, उनसे कहा, आप लोग राजा का आदेश सुन चुके हैं। श्रीमान जी की प्रार्थना है कि तीसरे सदन के प्रतिनिधि उठकर चले जाएं। इस नाजुक क्षण में मिराबो ने स्थिति को संभाल लिया। उसने दहाड़ते हुए ब्रेजे से कहा, जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि हम जनता की इच्छा से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और संगीनों की नोक छोड़कर और कोई हमें यहाँ से हटाने वाला नहीं है। राजा संगीनों का प्रयोग करने का साहस नहीं कर सका। 2 दिन बाद बहुत से पादरी और कुलीन भी राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित हो गए। 27 जून को राजा ने तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार यह जनप्रतिनिधियों की प्रथम शानदार सफलता थी। राजा के झुक जाने से उनका उत्साह और दुगना हो गया। अब देखिए संविधान सभा। तीनों सदनों के साथ बैठने से राष्ट्रीय असेंबली को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया। अब वह सही अर्थों में राष्ट्रीय सभा बन गई। उसने अब एक संविधान बनाने का कार्य हाथ में लिया और इस दृष्टि से एक संविधान समिति नियुक्त की गई। क्योंकि राष्ट्रीय सभा संविधान बनाने का काम कर रही थी, अतः उसने अपने नाम को भी बदल दिया। अब वह संविधान सभा के नाम से पुकारी जाने लगी। अब देखिए इस समय कुछ और भी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से क्रांति उग्र हो गई। ये भड़काने वाली घटनाएं कौन सी थी? देखिए, राजा पर कुलीनों और रानी का दबाव था और इस दबाव के कारण राजा ने असेंबली को दबाने के लिए
विदेशों से भाड़े पर बहुत से सैनिक बुलाए और उन्हें पेरिस तथा वर्साई में तैनात कर दिया। इसके अतिरिक्त सीमांत चौकियों से भी बहुत से सैनिकों को बुलाया गया। 11 जुलाई को अर्थमंत्री नेकर और उसके सहयोगियों को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वे सुधारों के पक्ष में थे और नेकर इस समय तक जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। नेकर की बर्खास्तगी का लोगों ने अर्थ लगाया कि राजा अब कोई करारी चोट करने वाला है, तो सारे पेरिस में उत्तेजना फैल गई। केमाइल देसमोला नामक एक नेता ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि नेकर की पदच्युति खतरे की घंटी है। राजा ने देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को कत्ल करने के लिए विदेशी सैनिकों को बुलाया है, अतः हमें हथियार उठाने होंगे। परिणाम यह निकला कि लोग हथियार की खोज में निकल पड़े और 14 जुलाई को सुबह तक पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग हथियारों के साथ घूम रहे थे। दूसरी तरफ बड़े नेताओं की देखरेख में नागरिक रक्षकों का दल बनाया गया, जिसने शीघ्र ही राष्ट्रीय संरक्षक दल का रूप ले लिया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अधिकारों और संपत्ति की सुरक्षा करना था, क्योंकि इस समय हजारों बेरोजगार लोग पेरिस में घूम रहे थे। अब देखिए बास्तिल का पतन। 14 जुलाई को पेरिस की उत्तेजित भीड़ ने बास्तिल जो कि एक प्राचीन किला था, उस पर हमला बोल दिया। पेरिस नगर के पूर्वी छोर पर स्थित इस किले का सैनिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं था, लेकिन जेल के रूप में वह काफ़ी बदनाम हो गया था और राजा की शक्ति तथा अत्याचार का प्रतीक समझा जाता था। वाल्तेर और मिराबो जैसे प्रसिद्ध नेता भी इस जेल खाने में बंद किए गए थे। इस पर हमला करके क्रांतिकारी लोग राजा को जनता की शक्ति का परिचय दे देना चाहते थे। कुछ घंटों की घमासान लड़ाई और रक्तपात के बाद भीड़ ने बास्तिल पर अधिकार कर लिया। राजा चाहता तो भीड़ को दबा सकता था, परंतु दया और डर के कारण वह कोई कदम नहीं उठा पाया। इस घटना का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। दूसरी बार जनता ने निरंकुश शासन पर विजय प्राप्त की। अब संविधान सभा अपने को ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगी और क्रांति पर पेरिस का नियंत्रण हो गया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया और फ्रांस के बोर्बन राजाओं के पुराने सफ़ेद झंडे के स्थान पर लाल, सफ़ेद तथा नीले रंग का एक नया तिरंगा झंडा अपना लिया गया। 3 दिन बाद लुई 16वें ने राजधानी में प्रवेश किया और उसने इन सब परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। बास्तिल के पतन ने फ्रांस के विभिन्न हिस्सों में क्रांति की लहरें उठने लगी। शहरों में नई तरह की म्युनिसिपल सरकार और सुरक्षा दल का संगठन होने लगा। देहातों में किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और सामंतों के कागजात जला डाले और जहाँ जहाँ मारपीट मच गई। इस तरह यद्यपि कानून सामंत प्रथा समाप्त नहीं हुई थी, पर व्यवहार में इसे समाप्त कर दिया गया। जुलाई के अंत तक क्रांतिकारियों का विध्वंसकारी कार्य बढ़ता ही गया। कई जगह अन्न और हथियार के भंडार लूट लिए गए अथवा नष्ट कर दिए गए। तो ये थी क्रांति के लिए उत्तरदायी कुछ घटनाएं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के कार्यों की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।